हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। मुस्लिम लॉ के अंदर हम आज पढ़ेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। मतलब कि पित्रात्मक जब हम बात करते हैं, मतलब कि एक संतान जो है वो पिता से ही उत्पन्न हुई है, इस तरह का एक्नॉलेजमेंट करना, इस तरीके का डिक्लेरेशन करने को आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ के अंदर। देखिए, जो लेजिटिमेसी की बात करते हैं, किसकी लेजिटिमेसी की? एक संतान की लेजिटिमेसी की। उसका जो बेसिस होता है वो पैटर्निटी से आता है। क्यों? क्योंकि हम एक पितरात्मक सत्ता वाले समाज में रहते हैं, तो पैटर्निटी ही होती है जो डिसाइड करती है कि एक बच्चा, एक चाइल्ड लीगल है या फिर नहीं। तो लेजिटिमेसी का बेसिस जो होता है वो पैटर्निटी होती है, और पैटर्निटी डिसाइड होती है एक मैरिज से। यानी अगर एक मैन और एक वुमेन के बीच में एक वैलिड मैरिज हुई है, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ की ही बात नहीं है, ये हिंदू लॉ में भी है कि अगर वैलिड मैरिज हुई है तो वैलिड मैरिज ही होती है जो डिसाइड करती है कि उनसे उत्पन्न होने वाली संतान लेजिटिमेट होगी। ठीक है, तो लेजिटिमेसी का बेसिस क्या है? पैटर्निटी। और पैटर्निटी कैसे डिसाइड होती है? मैरिज से, वैलिड मैरिज से। और वैलिड मैरिज डिसाइड करती है कि एक चाइल्ड लेजिटिमेट है या फिर नहीं। यानी ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। और लेजिटिमेसी का प्रूफ डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में, एक महिला और एक पुरुष के बीच में एक शादी हुई है और वो उनका कुछ ना कुछ प्रूफ अवेलेबल है। और इनडायरेक्ट कैसे? प्रूफ अवेलेबल नहीं है बट किस तरीके से ट्रीट करता है, कंडक्ट से पता चलता है कि एक पुरुष एक महिला को किस तरीके से ट्रीट करता है। और अगर कहीं पर डायरेक्ट प्रूफ नहीं है तो प्रिजम्पशन लिया जाता है। मुस्लिम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे, तीन तरीके से प्रिजम्पशन लिया जाता है। पहला प्रिजम्पशन ये है कि जो हस्बैंड है, यानी कि जो मैन है, वो वुमेन के साथ काफी लंबे टाइम तक कोहैबिटेशन में रहा है और उसने वाइफ, जो वुमेन है, उसको वाइफ की तरह ही ट्रीट किया, और जो उनसे उत्पन्न होने वाला चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग है, उसको उन्होंने इसी तरीके से ट्रीट किया है मैन ने, जिस तरीके से एक बच्चे को ट्रीट करता है एक पुरुष। तो तीन चीजें आ गई। पहली बात कि एक मैन एक वुमेन के साथ लंबे टाइम से कोहैबिटेशन में हो। दूसरा, एक मैन ने वुमेन को, जिसके साथ वो कोहैबिटेशन में लंबे टाइम से, अपनी वाइफ की तरह ट्रीट किया हो। तीसरा, मैन ने जो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान थी उसको उन्होंने कैसे ट्रीट किया कि उनका जो है वो बेटा या बेटी है, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो डायरेक्ट भी प्रूफ हो सकता है और डायरेक्ट नहीं हो तो प्रिजम्पशन ले लिया, इनडायरेक्ट हो सकता है कंडक्ट से। तो अब यहाँ पर सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट को भी पढ़ना जरूरी है, जो कि इसी चीज से रिलेटेड है, लेजिटिमेसी से रिलेटेड। और ये जो सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, फर्क नहीं पड़ता कि धर्म की बात हो रही है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि अगर लेजिटिमेसी प्रूफ करनी है तो प्रूफ होती है कैसे? कि जो मैन है और वुमेन के बीच में वैलिड मैरिज हुई हो, और दूसरा, वैलिड मैरिज के बाद जो है उनकी जो संतान हुई है उसको वैलिड मान लिया जाएगा, मतलब लेजिटिमेट मान लिया जाएगा। और दूसरी बात, अगर उनकी जो शादी हुई हो, मतलब शादी जो हुई थी उसके बाद, शादी खत्म होने के बाद, डिसोल्व होने के बाद, चाहे वो डिवोर्स से हुई हो, चाहे वो जो मैन था उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद, तो मदर अगर रीमैरिज नहीं करती है और 280 डेज के बाद, 280 डेज के अंदर अंदर अगर जो चाइल्ड है वो होता है, उसको लेजिटिमेट माना जाता है। सेक्शन 112 प्रिजम्पशन की बात करता है लेजिटिमेसी से रिलेटेड, और वो इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पे एप्लीकेबिलिटी उसकी है। अब आ जाइए एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, इकरार ए नसब, जो हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग है, कोई संतान जो है वो जिना से नहीं हुई हो, वर्ड याद रखना, जिना से। अब जिना का मतलब क्या है कि जो मैन और वुमेन है उनके बीच में जो कोहैबिटेशन हुआ हो वो लीगल हो। लीगल कोहैबिटेशन कब होगा? जब उन दोनों के बीच में वैलिड मैरिज हुई हो। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों अनमैरिड नहीं रहे हो, ऐसी बात हो गई। या फिर बात करें कि जो दो हस्बैंड या जो मतलब वुमेन थी या मैन थे, उनमें से किसी और ने जो है अडल्ट्री की हो, उसमें से संतान नहीं हुई हो, तो वहां पर आता है। अगर इस तरह की बात नहीं है तो इकरार नसब किया जाता है, डिक्लेरेशन करता है कौन? फादर, कि ये जो है मेरा ही संतान है, उसको बोलेंगे इकरार ए नसब। और उसमें क्या चीज है? उसमें जिना नहीं आना चाहिए, जिना नहीं हो, अडल्ट्री नहीं हो, अडल्ट्री से हुई भी संतान नहीं है। यहाँ ये देखना जरूरी इसीलिए है कि अगर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है इकरार ए नसब, वो ये कहती है कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है, इलिजिटिमेट चाइल्ड का मतलब कि या तो वो जिना से उत्पन्न हुआ है जो, या फिर उन दोनों की, मतलब मैन और वुमेन की जो शादी अगर हो भी गई थी तो वो आपस में प्रोहिबिटेड थी, या तो जिना से उत्पन्न हुई संतान है, या फिर ऐसे
माँ बाप से हुई संतान है जिनकी जो मैरिज है वो प्रोहिबिटेड में हुई है, मतलब प्रोहिबिटेड डिग्री में हुई है या प्रोहिबिटेड मैरिज है, किस तरीके से भी मनाई है उसकी मुस्लिम लॉ में, फिर भी उनके बीच में शादी हो जाती है, तो उनसे उत्पन्न हुई संतान को इलिजिटिमेट माना जाएगा। और उसकी डिक्लेरेशन भी अगर जो मैन है, मतलब जो फादर है, वो करते हैं तो भी वो लेजिटिमेसी नहीं मानी जाएगी। मतलब कि अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है उसको डिक्लेरेशन से भी, एक्नॉलेजमेंट से भी जो है लेजिटिमेट नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखना, अगर कोई इलिजिटिमेट चाइल्ड है, और इलिजिटिमेट चाइल्ड किसको माना, नंबर 1 जिना से हुआ है, नंबर 2 दूसरी बात मानी है जहां पर प्रोहिबिटेड जो मैरिज थी वो हुई है, उससे उत्पन्न हुई संतान। दोनों ही केसेस को में जो संतान होगी वो क्या मानी जाएगी, इलिजिटिमेट। और इलिजिटिमेट जो चाइल्ड होगा उसको अगर डिक्लेरेशन की जाए, जो फादर है वो डिक्लेयर करें कि भाई लेजिटिमेट है, तब भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर माना जाए कि उनके बीच में जो शादी है मैन और वुमेन के बीच में वो अनसर्टेन है, नहीं पता चल रही है, तो उससे उत्पन्न हुई जो संतान है उसका एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा, तो भी उसको जो है लेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। तो ये कंसेप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी की। अब कंडीशंस क्या है वैलिड एक्नॉलेजमेंट की? सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, चाइल्ड नहीं होना चाहिए जिना से हुआ। नंबर 2, पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड जो है वो अनसर्टेन होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक किसी और ने, जो वो चाइल्ड है, चाहे वो लड़का है लड़की, दोनों ही इसमें बात होगी, तो जो चाइल्ड है उसके लिए अभी तक किसी ने ये नहीं बोला कि ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी अभी तक उसकी जो पैटर्निटी है वो अभी तक सर्टेन नहीं है। अगर सर्टेन है, किसी ने ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है कि ये तो मेरा बेटा या बेटी है, तो फिर दोबारा से देना वो गलत है, वो तो उसकी माना जाएगा कि वो क्या वैलिड एक्नॉलेजमेंट नहीं है। फिर डिफरेंस इन एज में डिफरेंस होना जरूरी है ताकि उनके बीच में समझ में आए कि हाँ ऐसा रिलेशनशिप बन भी सकता है। तो बराबर एज के तो नहीं हो सकते, तो माना 12.5 ईयर, 12.5 साल का जो गैप है वो माना गया कि कम से कम होना चाहिए एक फादर और एक जो चाइल्ड के बीच में। फिर एक्सेप्टेड और लेजिटिमेट फॉर ऑल पर्पसेस, एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट फॉर ऑल पर्पसेस, इसका मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ पैटर्निटी स्टैब्लिश करने के लिए उसको जो है डिक्लेरेशन नहीं दी गई, एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया गया, बल्कि और सारे पर्पसेस के लिए, और सारे पर्पसेस का मतलब इनहेरिटेंस से रिलेटेड पर्पसेस के लिए भी जो है उसको लेजिटिमेट बनाया गया है। फिर ऑप्शन ऑफ रेपुटिएशन, ये भी मुस्लिम लॉ में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब जो बच्चा है वो अपना जो एज अचीव कर लेता है प्यूबर्टी की, तो वो रेपुडिएट करता है कि मैं नहीं हूं उनकी संतान, तो फिर वो लेजिटिमेशन में नहीं आता, फिर वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट में नहीं आता। अब वैलिड एक्नॉलेजमेंट अगर होता है, यानी कि पैटर्निटी स्टैब्लिश हो जाती है, लेजिटिमेसी स्टैब्लिश हो जाती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट होता है कि जो बच्चा है उस समझ में आ गया कि भाई वो वैलिड है, ठीक है। नंबर 2, समझ में आता है कि जब वो वैलिड डिक्लेयर हो गया तो अपने फादर की साइड से भी और मदर की साइड से भी इनहेरिटेंस का अधिकार रखता है, और इसके अलावा और जिस भी रिलेशनशिप से वो इनहेरिटेंस का अधिकार रखता होगा, क्योंकि वो इन दोनों की, मतलब मैन और वुमेन जिनका फादर मदर जिनको वो बोल रहा है, जिनका वो बच्चा कहलाया जाएगा, उनसे रिलेटेड अगर कोई रिलेशन में भी उसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको वो मिलेगा, उसका अधिकार बनता है। तीसरा, उनकी जो मदर और फादर है उनकी मैरिज भी ऑब्वियस सी बात है वैलिड हो गई, और मैरिज के बाद जो वाइफ है यानी कि जो मदर है बच्चे की, उसका भी अधिकार इनहेरिटेंस पे हो जाएगा अपने हस्बैंड की। तो ये इफेक्ट हो गई, ये वैलिड एक्नॉलेजमेंट हो गई। अब देखते हैं थोड़े से केस। हबीबुर रहमान वर्सेस अल्ताफ अली 1921 के केस में प्रिवी काउंसिल ने ये हेल्ड किया कि जो ऑफस्प्रिंग होगा, मतलब संतान होगी एक मैन की, तो वो उसकी वाइफ के साथ ही होनी चाहिए, तभी उसको लेजिटिमेट माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिना से नहीं होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कहा गया। दूसरी बात, एज गैप के बारे में कहा कि दोनों के बीच में, मतलब फादर और संतान के बीच में, चाइल्ड के बीच में गैप होना चाहिए, ताकि लगना चाहिए कि फादर और चाइल्ड है। अगर गैप नहीं होगा तो लगेंगे ही नहीं कि फादर या चाइल्ड है, कैसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो फादर और चाइल्ड हो भी सकते हैं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए एज गैप होना जरूरी है। और कितना बताया है? 12.5 ईयर्स। सादिक हुसैन वर्सेस हाशिम अली 1916 के केस में कहा गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड कैन नॉट लेजिटिमाइज हिज जो बर्थ है उसको लेजिटिमाइज नहीं किया जा सकता। जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जिना से हुई है संतान या प्रोहिबिटेड मैरिज हुई है उसके बाद कोई संतान होती है, उसको एक्नॉलेजमेंट किया जाता है, डिक्लेरेशन बनाई जाती है कि लेजिटिमेट है, तो वो लेजिटिमेट नहीं हो सकती है। वो अगर इलिजिटिमेट चाइल्ड है तो वो इलिजिटिमेट ही रहेगा। तो इलिजिटिमेट चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेने से
वो लेजिटिमाइज नहीं होगा। फिर एजी रामचंद्रन वर्सेस शमशु निशा 1977 का केस जो है ये वही है, सेक्शन 112 हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है। यहाँ पर ये बताएगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 है वो एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। ये केस सुनिए, मोहम्मद एहदाद वर्सेस मोहम्मद इस्माइल 1888 का केस। इसमें ये हुआ था कि जो एक व्यक्ति था गुलाम गोश और दूसरी तरफ एक महिला थी गुलाम गोश और मोती बेगम। ठीक है, गुलाम गोश और मोती बेगम जो थे साथ साथ ऐसे रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ के तरह रहते थे, और गुलाम गोश मोती बेगम को इस तरह से ट्रीट करते थे कि वो उनकी वाइफ है। और उसी ट्रीटमेंट के थ्रू, उसी कोहैबिटेशन के थ्रू मोहम्मद एहदाद का भी जन्म हुआ। ऑल्दो उनकी जो डायरेक्ट मैरिज है ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, बट वो इस तरीके से उसको रखते थे जैसे कि वो उनकी वाइफ है और उनको ट्रीट ऐसे करते थे जैसे कि उनका बेटा है। तो उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह से उनका इस्माइल, जो मोहम्मद इस्माइल जो उनका अपना मतलब वैलिड मैरिज जो प्रूफ हो चुकी थी, ऐसी शादी के में से जो उत्पन्न हुई संतान थी उसके साथ मोहम्मद एहदाद को भी पूरा जो है कहना चाहिए इनहेरिटेंस का राइट मिलता है। लेजिटिमेट्स ये क्या है, डिसेंट पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि लेजिटिमेट अगर हो जाता है एक बच्चा तो उसको क्या इनहेरिटेंस में भी हक मिल जाता है, उसको प्रॉपर्टी में भी हक मिल जाता है, क्योंकि उसकी जो मदर थी जो मोती बेगम थी उसको गुलाम गोश ऐसे ट्रीट करते थे कि वो जो है उनकी वाइफ है और एहदाद को ऐसे की बेटा है, तो उसका पूरा अधिकार बना इस्माइल के साथ में प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस करने का। फिर मोहम्मद आमीन वर्सेस वकील अहमद 1952 के केस में कहा गया कि हैबिचुअली ट्रीटमेंट जो होता है, अगर एक जो मैन है वो जो एक मतलब महिला है उसको हैबिचुअली ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो उनकी वाइफ है, तो ये जो हैबिचुअली ट्रीटमेंट है वो चाइल्ड को लेजिटिमाइज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गई, ये केस लॉज हो गए। आई होप हम क्लियर होंगे तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी आप बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट।